जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, भाई भतीजावाद या फिर परिवारवाद, इनकी छाप भारत की राजनीति में हमेशा से रही है। आजाद भारत की बात करें तो शुरुआत से ही नेहरू गांधी परिवार की छाप देश की सियासत पर रही। अगर राज्यों की बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर परिवारवाद या भाई भतीजावाद देखा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार इसकी मिसाल हैं। दक्षिण के कई राज्य इसकी मिसाल हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 2 या 3 परिवार ऐसे हैं जिनका कि बीते कई दशकों से राज्य की राजनीति में वर्चस्व रहा। एक परिवार है शरद पवार का। शरद पवार के साथ उन्हीं के परिवार से अजीत पवार राजनीति में आ गए। रोहित पवार भी राजनीति में आ गए। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले राजनीति में आ गई और अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की भी एंट्री कराने की कोशिश हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो बुरी तरह से उसमें हारे। तो अब कोशिश हो रही है कि शायद इस बार वापस से उनको मौका मिलेगा, फिर से एक बार राजनीति में उनकी री एंट्री कराने की कोशिश की जाएगी। तो पवार परिवार की बात हुई। ठाकरे परिवार की बात करें, बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की, लेकिन 2003 में उनकी जगह पार्टी की कमान आ गई उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ। अब उद्धव ठाकरे के बेटे यानी कि बाला साहेब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे भी विधायक हो चुके हैं और महाविकास आघाड़ी की सरकार में तो मंत्री भी बन गए थे, पर्यटन और पर्यावरण मंत्री। पहली बार ही विधायक बनते हैं और पहली बार ही मंत्री भी बन जाते हैं सरकार में। क्यों? क्योंकि वो ठाकरे परिवार से हैं। एक और परिवार है चौहान का परिवार। शंकरराव चौहान, जो कि देश के गृह मंत्री भी थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे, उनके बेटे अशोक चौहान कांग्रेस के बड़े नाम बने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से निकलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो अब यही परिवारवाद महाराष्ट्र में सियासत का मुद्दा बनने जा रहा है। जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उन चुनावों के दौरान बीजेपी ने संकेत दे दिया है कि परिवारवाद को एक मुद्दा बनाया जा सकता है महाविकास आघाड़ी को घेरने के लिए। महाविकास आघाड़ी यानी कि विपक्षी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी है। तो इसके संकेत कैसे मिले? इसके संकेत हाल ही में अमित शाह, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, उन्होंने एक सभा ली और उस सभा में उन्होंने परिवारवाद को लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना साधा। आपको उनके बयान का अंश पढ़कर सुनाता हूं। अमित शाह का कहना है कि पवार और उद्धव अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एनसीपी मुखिया से उन्होंने पूछा कि 50 साल से राज्य आपका बोझ ढो रहा है, आप 50 वर्ष छोड़िए, सिर्फ 5 साल का हिसाब दीजिए कि आपने क्या किया है। ये शरद पवार पर अमित शाह का निशाना था। फिर आगे अमित शाह कहते हैं कि ज्यादातर पार्टियों में वंशवाद है या वे स्वार्थी हैं। सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से लेकर स्टालिन तक सभी अपने बच्चों को प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बनाने के बारे में ही सोच रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र की जनता को गफलत में नहीं रहना चाहिए। विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए मतदान करना चाहिए। तो ये वोट की अपील थी महाराष्ट्र के लोगों से अमित शाह की कि परिवारवाद के साथ मत जाना और अगर भारत का विकास करना है तो बीजेपी को वोट दो या फिर महायुति को वोट दो। महायुति यानी कि जो सत्ताधारी गठबंधन है, जिसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। अच्छा, उनके इस बयान पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार भी किया। उद्धव ठाकरे ने भी काफी तीखे शब्दों में जवाब दिया और कहा
कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी नहीं है। पार्टी पक्ष प्रमुख ने कहा कि मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि उनके बेटे जय शाह ने क्या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली से क्रिकेट सीखा। बताना चाहिए कि जय शाह का क्रिकेट में क्या योगदान है। आपके चलते आपका बेटा बीसीसीआई में पहुंच गया, क्या यह परिवारवाद नहीं है। ठाकरे ने कहा कि यदि जनता ने मेरे बेटे का समर्थन किया तो तभी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये जवाब था उद्धव ठाकरे का अमित शाह को, जिसमें वो सीधे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो शख्स बनता है उसे तो जनता चुनती है, लेकिन आपका बेटा तो बीसीसीआई अध्यक्ष बन गया, उसको किसने चुना। वो तो सिर्फ आपका बेटा था, इसके लिए उस पद पर पहुंचा ना, नहीं तो क्रिकेट में उसका क्या योगदान था। तो इस वक्त बात हो रही है परिवारवाद की महाराष्ट्र में। अब परिवारवाद तो एक मुद्दा है ही, जो कि आने वाले दिनों में हम कई मंचों से सुनेंगे, कई सियासी मंचों से सुनेंगे, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप होंगे यहां पर। लेकिन इसके अलावा एक और भी बड़ा मुद्दा है जो कि यहाँ की राजनीति को प्रभावित करने वाला है, चुनावी संग्राम को प्रभावित करने वाला है, और वो मुद्दा है मराठा आरक्षण का। मराठा आरक्षण का मुद्दा अब तक ठंडा नहीं पड़ा है। मनोज जरंगे पाटिल 4 बार अनशन कर चुके हैं। हाल ही में पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष सत्र भी बुलाया था, जिसमें कि 10% दे दिया गया मराठाओं को आरक्षण सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में। लेकिन जो मराठा आंदोलनकारी हैं, उनका कहना है कि ये आरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सीमा तय कर रखी है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अगर कल को कोई इसको जाके चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगा। इससे बेहतर है कि ओबीसी कोटे के तहत सभी कुणबी मराठाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर मराठा आंदोलनकारी जो है वो आक्रामक हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी के लोग जो है इससे भड़क गए हैं, ओबीसी संगठन इससे भड़क गए हैं। उनका कहना है कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना तो अलग से ही दीजिए, ओबीसी के कोटे पर अतिक्रमण मत कीजिए। और उनकी आवाज को साथ मिल रहा है खुद शिंदे सरकार के एक मंत्री छगन भुजबल का, और छगन भुजबल भी लगातार ओबीसी संगठनों के मंच पर आ रहे हैं, और कई मौकों पर तो उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ ही बयान दिए। तो ये 2 ऐसे समुदाय हैं जिनकी नाराजगी कोई भी राजनीतिक दल लेना बहन नहीं कर सकता, खास करके चुनावी साल में। तो देखते हैं कि किस तरह के रंग में रंगती है महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले वक्त में, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।